नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग भयावह हो गई है। शुष्क मौसम के कारण आग तेजी से फैल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आग लगाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हर मोर्चे पर डटी हुई है। सेना की भी मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अराजक तत्वों को चेतावनी दी है कि अगर सबूत मिलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। सर, आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। खोए पे फिर हमारे कर्मचारियों ने जो कार्यरत थे उन्होंने दिया था, तो बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उनका बयान देते समय ये आप सोशल मीडिया में जो भी कर्मचारी उनसे कहलवाता है तो उसका नाम कहाँ का रहने वाला है और उसका मोबाइल नंबर का भी यदि संदर्भ दे देंगे तो ज्यादा अकाउंटिंग होगा। नहीं तो किसी को भी आप एक मोबाइल पकड़ा के फाइल दे देंगे तो एक फर्जिफिकेशन सा लगता है। उसका नाम, नंबर और कहाँ का रहने वाला उसको भी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारा संकल्प है उत्तराखंड राज्य अपने सृजन की रजत जयंती वर्ष 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा और 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में समृद्ध और सशक्त रूप में स्थापित होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणा को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य में जिस प्रकार से वन अग्नि हो रही है और आपदा प्रबंधन नाकामयाब साबित हो रहा है, इस स्थिति में किस प्रकार से 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य की गिनती में सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री की यह बात तो अब छलावा लग रही है। राज्य में ना तो कानून व्यवस्था है और ना ही अपराध पर अंकुश है। अरे भैया, जो आज का टाइम, आज का समय, जो संकट है वो तो दूर करो। रजत जयंती जब बनाएंगे, उत्तराखंड हिसाब किताब मांगेंगे ना 27 में, लेकिन उसके पहले आज की जो स्थिति है उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में तो कुछ करो। अब मैं और सारे मुद्दे डाल करके यहाँ पे इस आज के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूं। अंकिता भंडारी से लेकर के और भर्ती घोटाले से लेकर के वो सारी बातें कैसेट में रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप मॉडल स्टेट बनाओ, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता भाई। तो जैसी बड़ी बातें उनके आका करते हैं वैसी बातें वो कर रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग के चलते कई वन संपदाएं और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरा उत्तराखंड जंगलों में आग के संकटों से जूझ रहा है। सरकार की इस ओर कोई ध्यान नहीं है और सरकार धुआं धुआं हो गई है। सरकार बिल्कुल धुआं धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई जन सरोकार से, जनहित से, हमारी जो ये वन्य जीव हैं, जो हमारी संपदा है, इसके संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी आपके सामने वो टोल फ्री नंबर जो जारी करा गया था, डायल करा था, वो स्विच ऑफ है। अब जाके 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है, जब पूरे 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में आग लग चुकी है। जगह जगह लोगों को रिहायशी क्षेत्रों तक ये आग पहुंच चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है।
लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। तो ये सरकार नीरोप्रवती सरकार है जिसको कोई लेना देना नहीं है। बिजली का संकट अलग से आ चुका है। हल्द्वानी जैसा शहर, मुझे याद है जब मेरी माताजी मंत्री थी तो उन्होंने एक ही फरमान जारी करा था कि बिजली की कटौती शहर में नहीं होगी। आज हर दिन प्रतिदिन 5 से 6 घंटे चिलचिलाती ये जो गर्मी है, धूप है, इसमें बिजली की कटौती हो रही है। बिजली हो, पानी हो, जंगल हो, जमीन हो, खनन हो। अभी हम देख रहे थे कि कैसे खनन में खुलेआम गुंडाई इस प्रदेश में चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो उदासीनता है, हठधर्मिता है, उसको साफ प्रतीत और प्रकाश कर। कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ललित जोशी ने इस बार कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए ताल ठोक दी है। ललित जोशी का कहना है कि हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वह अपनी दावेदारी हाईकमान के सामने रख सकता है। वहीं इसी क्रम में मैंने भी अपनी दावेदारी रखी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि शहर को सुंदर बनाने के साथ सबसे ज्यादा परेशानी जाम की है, जिसके लिए उचित प्रबंधन करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तो मेरा आपके साथ साथ मेरा भी अपना ये मानना है कि 4 जून के बाद किसी भी समय पर आचार संहिता की घोषणा कर सकती है, लेकिन उसमें यह भी है कि 6 माह तब तक पूर्ण हो जाते हैं और 30 दिन का जो है दिया जाना अनिवार्य है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं दोबारा अपने उस पर आता हूं कि मैं ये निश्चित है कि मैं दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करूंगा और मजबूती से पेश करूंगा। पूरा 31वां वर्ष मुझे कांग्रेस के अंदर हो गया, शायद 32वां ना चल रहा हो। तो एनएसयूआई का 91 में मैं उपाध्यक्ष रहा था। हिमांशु खुराना ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ चमोली से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग और धाम में यात्रा व्यवस्थाओं के साथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और धाम में निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। 12 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो आज जो यात्रा मार्ग है उसका संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में भी जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियां हमने पूरी रखें। मौके पर भी सत्यापन किया गया है। तकरीबन सारी हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो भी बचे कुचे काम हैं उनको अगले 1-2 दिन में कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ प्रदेश सरकार वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष वन अग्नि के मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के धधकते वनों की आग के मामले में भी कांग्रेस राजनीति पर उतर गई है। हर आपदा में सवाल जवाब करने वाली कांग्रेस को वन संपदा और आम जन के हितों के लिए रचनात्मक रुख अपनाकर विपक्ष के धर्म का अनुपालन करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा में भी वह आम जनता के साथ खड़ी नहीं दिखी। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर दी गई हैं। अब मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारे जो 4 धाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और 4 धाम यात्रा पर प्रश्न लगाने की जो बात वो कर रहे हैं, इससे प्रदेश की छवि और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सर्विस वोटर को लेकर हो रही शंकाओं को लेकर डीएम से मुलाकात की। गणेश गोदियाल ने डीएम से मुलाकात करते हुए सर्विस वोटर को लेकर आ रही शंकाओं के समाधान को लेकर मुलाकात की। गणेश गोदियाल ने कहा कि सर्विस वोटर को लेकर कुछ शंकाएं उनके मन में थीं, जिसके समाधान को लेकर वे पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम पौड़ी से मुलाकात कर इस भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, प्रदेश सरकार के नेता गहरी नींद में सोए हैं। मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में जाकर प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के जंगल जलकर खाक हो रहे हैं, जिनकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के पास इस रूप में आया था कि मुझे जो सर्विस वोटर हैं, जो सर्विस वोट हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियां चाहिए थी। मैंने वो जानकारियां ली। उदाहरण के लिए जानकारी इस रूप में मैं चाह रहा था कि
कितने सर्विस वोटर, मुझे पहले वैसे तो पता था कि भाई 34,000 कुछ सर्विस वोटर गए हैं, फिर भी जो डिलीवर हो पाए हैं वो कितने हैं, वो अभी तक कितने आए हैं, कितने अंडर ट्रांजिट हैं, और ये वोट देने का तरीका क्या होता है, ये वोट जाने का तरीका क्या होता है, आने का तरीका क्या होता है, काउंटिंग का तरीका क्या होता है। उसमें मेरी कुछ शंकाएं थी और वो शंकाओं से कुछ शंकाएं मैं उन शंकाओं से मतलब सॉल्व हुई, और कुछ जो मेरी शंकाएं थी वो जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन हम उस देहरादून के रेस्ट कैंप स्थित होप प्रोजेक्ट स्कूल में स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को आयरन फॉलिक सिरप पिलाई। सिरप पीने से 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दवाई देते ही बच्चों के पेट में दर्द, उल्टी और बेचैनी शुरू हो गई, जिससे बच्चे जोर जोर से रोने लगे और स्कूल में हड़कंप मच गया। बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को पता चला तो वे स्कूल पहुंच गए। अभिभावक तत्काल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून अस्पताल के प्रधानाचार्य और डॉक्टर से बातचीत कर बच्चों के इलाज के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। नहीं, बच्चों तो हम सुबह स्कूल भेजा था उन्हें बच्चों को, तो बस चाय वगैरह कुछ खाया था उन्होंने, तो वो चले गए थे। 11 बजे पता चला कि भाई बच्चों को उल्टी दस्त वगैरह हो गई, तो मैंने अपनी वाइफ को भेजा कि आप जाओ पता करके आओ भाई क्या हुआ है। तो वो कह रहे थे कि दर्द हो रहा है, तो मैडम तो वहाँ लेके नहीं आई डॉक्टर के पास, तो हम खुद लेके आए कि भाई चलो बच्चों के पास हम खुद लेके जाते हैं, भाई दर्द ज़्यादा हो रहा है उनको। तो हम यहाँ लेके आए तो उल्टी दस्त वगैरह दर्द ज़्यादा हो रहा था, मतलब हालत ये हो गई थी, डर ये लग रहा था कि कुछ हो ना जाए हादसा वगैरह। होप प्रोजेक्ट मदरसी कॉलोनी में। तो देखिए, होप प्रोजेक्ट स्कूल है रेस्ट कैंप मदरासी कॉलोनी में। वहाँ बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयरन फॉलिक एक सिरप पिलाया गया। उसके बाद करीब 20-22 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हुई, जिसके कारण उनको दून अस्पताल लाया गया। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने डॉक्टर से बात करी और बच्चों के डॉक्टर ने, विशेषज्ञों ने उनको देखा, सबको इंजेक्शन लगाए गए, दवा दी गई, और करीब पौने घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर से मैंने बात करी तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया सबको। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सेना के जवानों ने सीढ़ी से बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया है। अब सेना के जवान हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाले घोड़ा खच्चर मार्ग से बर्फ को हटाने का कार्य शुरू करेंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि हेमकुंड साहिब की कपाट नंबर 25 को श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं, जिसके लिए इन दोनों आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य सेना के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं संबंधित विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। पच्चीस मई से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। उसमें आर्मी की टीम द्वारा जो है वो हेमकुंड साहिब पहुंच चुकी है और उनके द्वारा लगातार जो ऊंचाई वाले स्थल हैं वहां पर बर्फ हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे यात्रा मार्ग है उसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा पर्याप्त मात्रा में लेबर वहां पर डिप्लॉय करके सड़क जो हमारा पैदल मार्ग है उसको सुचारू किया जा रहा है। इसके साथ साथ पेयजल, शौचालय और विद्युत व्यवस्था भी संबंधित विभाग द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है कि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के चलते चारों तरफ तबाही के नजारे हैं। जंगलों में भीषण आग है तो दूसरी ओर दुकानों, घरों में भी आग लगने के सिलसिले लगातार जारी हैं। इसे लेकर धामी सरकार ने सभी अग्निशमन विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर काशीपुर क्षेत्र में लगभग 30 पानी के अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि काशीपुर में जाम की काफी समस्याएं हैं। इससे निपटने के लिए हमने छोटे वाहनों को इमरजेंसी के लिए रखा है। क्षेत्र में कैसे भी आगजनी के मामले आए हैं उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए हमारी टीम 24 घंटे तैयार है। एक यूनिट हमारी हमेशा बावजूद दुरुस्त सतर्क रहती है, जो बैरिक में बैठी रहती है। जैसे ही कॉल आती है, फायर कॉल होती है या रेस्क्यू कॉल होता है तो तुरंत वो फर्स्ट टीम हमारी एक यूनिट हमारी वाहन के चली जाती है। मान लिया शहर की बात आती है, शहर में गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं मार्केट में, तो वहाँ पर अगर मान लिया बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है तो हम पहले फर्स्ट में अपनी छोटी गाड़ी को मूव करते हैं, उसके पीछे पीछे बड़ी गाड़ी जाती है। उसके अलावा भी अगर मान लिया और सकरी गली है, बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी भी नहीं जा पा रही, तो हमारे पास
एक बैकपैक मोटरसाइकिल होती है, उसके पीछे 2 सिलेंडर होते हैं जिसमें फोम या पानी होता है, तो उससे हम उसको पहले उसको मूव करा देते हैं अंदर, और फिर जितनी दूरी होती है हमारे वाहन में कम से कम 10 पाइप होते हैं। रुद्रप्रयाग में 10 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन ने गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग को 7 पड़ावों में बांटा है, जहां हर पड़ाव पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ 6 पीआरडी और 6 डीडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग की सभी सीमाओं से लेकर जिले के सभी थाना चौकियों, पुलिस लाइन, चेक पोस्ट से 1120 कार्मिक तैनात किए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक और एसपी ने गौरीकुंड यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज सुबह 9 बजे विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से दूसरे पड़ाव फाटा के लिए प्रस्थान किया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं और भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति देवडोली को श्री बद्रीनाथ केदारधाम मंदिर समिति के स्वयं सेवक और हकूकधारी नंगे पैर पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। आज गुप्त काशी से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के जय घोष कर पुष्प वर्षा की। सैकड़ों देश विदेश के श्रद्धालुजन भी डोली यात्रा के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि सभी जिलों के सीएमओ द्वारा जितने डॉक्टरों की मांग की गई उतने उन्हें मुहैया कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर और 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। पौड़ी जनपद में बीते कुछ दिनों से बेकाबू होती जंगलों की आग को बुझाने के लिए अब इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इंडियन एयरफोर्स MI-17 का यह हेलीकॉप्टर आज श्रीनगर पहुंचा और अलकनंदा नदी से बकेट में पानी भरकर जंगल की आग बुझाने के लिए रवाना हो गया। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लगातार जंगलों में आग लग रही है, जिसके चलते उन्होंने एक पत्र के माध्यम से हेलीकॉप्टर की मांग की थी ताकि जिन स्थानों पर उनकी टीम नहीं पहुंच पा रही है वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से पानी को डालकर लगातार जल रहे जंगल पर नियंत्रण पाया जा सके। एक्टिव लार्ज फायर्स थी और कल ये नंबर 12 था और टोटल फायर्स का नंबर 139 था। तो कॉन्टिन्यूस फायर के ज़्यादा इंसिडेंट्स के चलते कल हम लोगों ने एयरफोर्स के रिक्विजिशन के लिए रिक्वेस्ट की थी और फॉर्चुनेटली आज उसकी एरियल रेकी हो चुकी है और जैसा कि अभी सूचना मिल रही है शायद फर्स्ट या सेकेंड सॉटी वो विद बैम्बी बकेट कर भी रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे आग बुझाने के प्रयासों में मदद मिलेगी और ऐसे पॉकेट्स जहां हम पहुंच नहीं पा रहे वहां पर हम फायर को कंट्रोल कर पाएंगे। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। हरिद्वार यात्रा का प्रवेश द्वार है। ऐसे में विभिन्न राज्यों से लोग हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब ऐसे ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की कई दिन पहले से चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी होने की जानकारी दी।
पुलिस के स्तर से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके लिए जितनी भी हमारी कवायद थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो फोर्स मैन पावर जो ट्रैफिक पुलिस को दिया जाना था वो दिया जा चुका है सभी जगह पे, और साथ में जो टूरिस्ट जो आएंगे, जो यात्रीगण आएंगे, उनकी सुविधाओं के लिए जो हमारे ट्रैफिक बूथ हैं उनका भी स्थापना पुलिस के द्वारा 5 जगह पे की गई है। 5 हमारे जो पर्यटन सुविधा केंद्र जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना की गई है। उसमें जो कर्मचारी हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि जंगलों में बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों से आग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बार बार आग लगाते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहाँ पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहाँ उस जो भी लोग वहाँ पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी 4 धाम यात्रा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड हेल्थ डीजी ने कहा कि सभी जिले के सीएमओ ने जितने डॉक्टरों की मांग की है उतने उन्हें मुहैया करा दिए गए हैं। वहीं सरोवर नगरी में वीकेंड के दौरान एक वीआईपी गाड़ी के मॉल रोड के नो ट्रैफिक जोन में अचानक घुसने से खलबली मच गई। आपको बता दें कि नैनीताल में इन दिनों ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन चल रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक शाम के वक्त नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। वहीं मॉल रोड को शाम 6 से 8 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाता है ताकि पर्यटक अपने बच्चों के साथ मॉल रोड के कंफर्ट जोन में रहें। ऐसे में अचानक वीआईपी गाड़ी का मॉल रोड में बिना किसी रोक टोक के एंट्री करना पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि पूरे मामले में जिले के एसएसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। दिखाते हैं कि एक्चुअल में गाड़ी किस टाइम पर गुजरी है, 6 से 8 के बीच गुजरी है या उसके आगे पीछे गुजरी है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वो गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँची। जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसके हिसाब से यूपी पुलिस की वो गाड़ी है। हम दिखवाते हैं किसी ने भी अगर वायलेशन किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। चंपावत में इंटरमीडिएट पास छात्राओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इन छात्राओं को प्रदेश सरकार की संचालित गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने बाल विवाह और बाल विकास विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। छात्राओं का कहना है कि कई बार इसे लेकर शासन प्रशासन में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब छात्राओं से समाज कल्याण विभाग से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बाल विकास विभाग का रास्ता दिखा दिया। वहां गए तो वह भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सके। हमें गौरा कन्याधन का लाभ नहीं मिला, तो सभी बहनें हमारी 2 बार आ चुकी हैं, 4 बार आ चुकी है। वैसे तो 2017 से हमारे चक्कर ही लग रहे हैं। हमारे स्कूल से सारे डॉक्यूमेंट्स हमने स्कूल में मैम लोगों को दिए थे, तो मैम लोगों ने सारे यहाँ जमा करे हैं। पहले तो समाज कल्याण वालों ने ऐसा कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है रिकॉर्ड यहाँ, लेकिन हमने यहाँ पर चेक करवाया तो हमारा सारा रिकॉर्ड है। बाल विकास विभाग में हम गए तो वो लोग कह रहे कि समाज कल्याण वालों का कोई यहाँ पर कोई भी क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है। कुछ भी 2017 की लड़कियों का कुछ भी नहीं आया है। और हम लोगों ने आप लोगों से ऐसा कहा कि 2021 में जमा करो, तो आप लोगों ने क्यों नहीं करा। तो हम ये कहना चाहते कि 2021 में हमारा कैसे जमा होगा, क्योंकि किसी की 19 में शादी होगी, किसी की 20 में शादी होगी, तो उनका अविवाहित प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ना अविवाहित प्रमाण पत्र बना, ना ही हमारा कोई आय बना, क्योंकि पिता की जगह पर पति का नाम आता है। तो हम पति का नाम कैसे लिखें। तो जो हमारा हक है ना, वो हमें चाहिए। हमें
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।